पिछले एपिसोड में हमने जाना अथर्वा के बारे में, जहां शब्दों से जागती थी ऊर्जा और मंत्रों से झुकता था काल। लेकिन हर शक्ति का एक विस्तार होता है, जहां सीमाएं टूटती हैं और ज्ञान बनता है अस्त्र। उस विस्तार का नाम है अगस्त्य। जल में समुद्र ये शक्ति अपार, विंध्य भी झुका उसके एक पुकार। काल भी ठहरा उसके नाम से, दिशा बदल जाए उसके काम से। जो प्रकृति को बांधे अपने वश में, वो एक ही नाम अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य ये भारतीय ऋषि परंपरा में चमत्कारिक नाम है। ऐसे जितने भी सप्तर्षि हैं सभी का अद्भुत और अद्वितीय योगदान है। पर अगस्त्य ऋषि एक तो कई तरह से इनकी उपस्थिति भारतीय जो समय की जो सृष्टि की जो परंपरा है उसमें वो लगातार मिलती है। एक आख्यान कहता है कि महर्षि वशिष्ठ के वो भाई हैं और उत्तर भारत के रहने वाले हैं, लेकिन महादेव के निर्देश और आशीर्वाद से उन्होंने देश भर में और देश के बाहर, आज की तारीख में जो भारत है उसकी सीमाओं से बाहर, उस वक्त कोई इस तरह का सीमा बंधन नहीं हुआ करता था, तो श्रीलंका हो, तमिलनाडु हो, बाली हो और समुद्र के और तमाम द्वीप द्वीपांतर हों, तो महर्षि अगस्त्य का संदर्भ कई जगह मिलता है हमें। वैदिक परंपरा में कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनका जन्म स्वयं प्रकृति ने एक प्रयोग की तरह किया। महर्षि अगस्त्य उनमें सबसे अद्भुत हैं। उनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को लगभग 3000 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे मित्र और वरुण देवताओं के अंश से एक कुंभ में प्रकट हुए थे। इसीलिए उन्हें कुंभज, घटोद्भव और मैत्रा वरुण भी कहा जाता है। अगस्त्यम च पुलस्त्यम च गौतमम च महामुनिम व शिष्ठम भगवंतम च षड्ऋषिंश्च प्रणम्य च। अगस्त्य, पुलस्त्य, गौतम, महामुनि, वशिष्ठ और अन्य महान ऋषियों को प्रणाम। ये सप्तर्षियों की उस परंपरा के स्तंभ है जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को शब्द दिए। वैदिक ऋषि स्तुति। अग का अर्थ है पर्वत और अगस्त्य का शाब्दिक अर्थ है जो पर्वत को स्तंभित करे, जो विशाल को भी झुका दे। वे सप्तर्षियों में से एक थे। राजा दशरथ के राजगुरु थे। श्री राम उनसे आशीर्वाद लेने वनवास में पहुंचे थे और इससे भी आगे वे एक वैज्ञानिक थे। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने काल शक्ति को विद्युत शक्ति के रूप में देखा। महर्षि अगस्त्य न केवल एक ऋषि थे, अपितु वह एक बहुत बड़े खगोल के वेत्ता भी थे। खगोल के जानकार थे, युग दृष्टा थे। भूत, भविष्य और वर्तमान इन सब की गतिविधियों को वो बहुत ही अच्छे से जानते थे। ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का, हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी, हमारा यह ब्रह्मांड, ये सब किस अवस्था में गतिशील है, कैसे इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इन सब को जानने वाले हमारे महर्षि अगस्त्य थे। तो वह न केवल एक ऋषि थे अपितु एक बहुत बड़े खगोल के जानकार भी थे। वो महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में वे सूत्र हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान को चकित कर देते हैं। इस संहिता में विद्युत कोश अर्थात बैटरी के निर्माण की विधि विस्तार से वर्णित है। केवल बैटरी बनाना ही नहीं, बल्कि उससे पानी को विभाजित करने की अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया भी बताई गई है। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच्छिखिग्रीवेन चार्याभि काष्ठापांसुभि दस्तालोष्टो निधात्वयः पारदाच्छादितस्ततः संयोगात् जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें अच्छी प्रकार शुद्ध किया हुआ ताम्रपत्र रखें, ऊपर शिखिग्रीवा और गीली काष्ठ पांसु लगाए,
फिर दस्तलोष्ट और पारद डाले। जब तारों को मिलाया जाए तो मित्रा वरुण नामक शक्ति उत्पन्न होती है। अगस्त्य संहिता सन 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने पहली गैल्वेनिक सेल बनाई। उन्हें इसका श्रेय मिला और आज भी वोल्ट उन्हीं के नाम पर है। लेकिन इतिहास एक प्रश्न पूछता है, क्या वोल्टा पहले थे? अगस्त्य संहिता का वह श्लोक जो हमने अभी पढ़ा वह 3000 ईसा पूर्व का है, वोल्टा से 5000 वर्ष पुराना। 5000 वर्ष पुराना। अगस्त्य संहिता में केवल बैटरी का सूत्र नहीं है, उसमें यह भी बताया गया है कि इस विद्युत शक्ति से जल को उसके दो घटकों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है। इसकी खोज सन 1800 में निकलसन और कार्लाइल ने की, उसी वर्ष जब वोल्टा की बैटरी सामने आई। लेकिन अगस्त्य ने यह 5000 वर्ष पहले जाना था। वायुबंधक वस्त्रेण निबद्धो यानमस्तके उदानः स्वलघुत्वेन बिभर्त्याकाशयानकम। वायु को एक विशेष तरीके से बांधकर उदान वायु हल्की गैस हाइड्रोजन से एक यान एयरक्राफ्ट को आकाश में तैरने की शक्ति मिलती है। अगस्त्य संहिता वायुयान प्रकरण। यहां काल सीरीज का एक महत्वपूर्ण सूत्र उभरता है, ऊर्जा और समय का संबंध। मॉडर्न फिजिक्स कहती है ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, वह रूप बदलती है, और यह परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन समय में होता है। अगस्त्य ने जो मित्रा वरुण शक्ति कही वह भी एक ऊर्जा रूपांतरण थी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, टाइम बाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगस्त्य के ही रचना कर्म के कारण, एक तो यह कि बहुत आरंभिक दौर के सप्तर्षियों में से है, तो उन्होंने जीवन जगत को लेकर कई तरह के उन्होंने प्रयोग किया, अन्वेषण किए। तो जैसे इलेक्ट्रिफाइड बैटरी की बात है तो लगभग पहले आविष्कर्ता के रूप में महर्षि अगस्त्य को माना जाता है, और अगस्त्य संहिता जो महर्षि अगस्त्य के द्वारा रचित है उसमें भी इसके प्रयोगों की जानकारी हमको विस्तार से मिलती है। ठीक वैसे ही उन्होंने तमिल व्याकरण की रचना का काम किया, और देश के बाहर वो देशाटन करते हुए, यात्रा करते हुए श्रीलंका से इंडोनेशिया के भी जो बाली द्वीप समूह है वहाँ जाकर वो रहे। ये कथा इतनी असाधारण है कि इसे सुनकर मन ठहर जाता है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अपनी पुस्तक में लिखा, एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस श्लोक का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे विद्युत बल्ब बनाने में मदद मिली। कौन सा श्लोक था वो? इतिहासकार कहते हैं संभवतः अगस्त्य संहिता का वही विद्युत सूत्र जो हमने अभी पढ़ा। यदि यह सत्य है तो यह केवल एक संयोग नहीं है, यह ज्ञान की निरंतरता है। काल की अनंत धारा में एक ऋषि का ज्ञान एक सपने के माध्यम से सहस्रों वर्ष बाद किसी आविष्कारक तक पहुंचा। अगस्त्य संहिता की विलक्षणता यही नहीं रुकती। इस ग्रंथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन की विधि का भी उल्लेख है, अर्थात विद्युत धारा द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाना। सोना, चांदी, तांबा, इन सभी के लेपन की प्रक्रिया अगस्त्य ने वर्णित की है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस सभी में होता है। इसका आविष्कार 19वीं सदी का माना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें 5000 साल पुरानी हैं। महर्षि अगस्त्य की एक और महाकथा है, विंध्य पर्वत का स्तंभन। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत इतना ऊंचा होता जा रहा था कि सूर्य की गति अवरुद्ध हो रही थी। देवताओं ने अगस्त्य से विनती की। अगस्त्य ने विंध्य से कहा, मैं दक्षिण जाता हूं, तब तक झुके रहो। विंध्य आज तक झुका है। अगस्त्यो दक्षिणाम दिशम जगाम मुनि सत्तमः विंध्यम च स्थाप्य गच्छेति तदा सर्वे विसिस्मिरे। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा को प्रस्थान हुए, विंध्य को स्थिर करके, और संपूर्ण देव जगत विस्मय में रह गया। यहां एक गहरा वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा है। दक्षिण भारत, विशेषतः कन्याकुमारी और केरल,
वह स्थान है जहां सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं। ये सूर्य ऊर्जा और सौर समय का केंद्र है। अगस्त्य का दक्षिण गमन वास्तव में उस भूवैज्ञानिक ज्ञान का प्रतीक है जो सोलर जेनिथ और इक्वेटोरियल टाइम को समझता था। देखिए, अगस्त्य ऋषि की जब हम शास्त्रीय चर्चा करते हैं तो अग शब्द का अर्थ होता है विंध्याचल, और संस्कृत वाङ्मय में हम देखें तो अगम त्यायति इति अगस्त्य, अर्थात जिसने अग अर्थात विंध्याचल के मान का मर्दन किया हो वह है अगस्त्य ऋषि। जब विंध्याचल को अभिमान हो गया था तो उनके अभिमान को मर्दन करने के लिए, शांत करने के लिए महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए। यह तो एक पौराणिक कथा हो गई। जब हम खगोलीय सिद्धांतों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से उत्तर दिशा में ध्रुव तारा विद्यमान होता है, उसी तरह से दक्षिण दिशा में भी अगस्त्य नामक एक तारा विद्यमान रहता है वहाँ पे। तो यह अगस्त्य तारा वस्तुतः जब शरद संपात होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है, तब इस अगस्त नामक तारा का उदय होता है, जो प्रायः अगस्त महीने कह लें या जुलाई के अंत में कह लें या सामान्य भाषा में कहें तो सावन के बाद भादो इत्यादि महीने में, भाद्रपद मास में दक्षिण दिशा में इनकी उपस्थिति होती है। तो यह कहीं न कहीं से देखा जाए तो पृथ्वी जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर उसका संक्रमण होने लगता है, अथवा सूर्य का दक्षिण गोलार्ध की ओर भ्रमण होने लगता है, अथवा पृथ्वी दक्षिण की ओर जब झुकने लगती है, तो उसी समय अगस्त ऋषि का तारा का उदय का दर्शन होता है। तो यह लगभग जो शरद संपात हमारे होते हैं, अथवा जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, पृथ्वी दक्षिण की ओर प्रवृत्त होने लगती है, तो उसी समय इनका उदय होता है। तो इनका वास्तव में संबंध दक्षिण दिशा से है, और दक्षिण दिशा में अपार सागर का जल है, समुद्र निधि वहाँ पर विद्यमान है। तो दक्षिण दिशा को जल का भरपूर स्रोत भी माना जाता है, और उन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए दक्षिण दिशा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसीलिए जब भी हम सोते हैं, शयन करते हैं, तो हमारा जो सिर है वो दक्षिण की ओर ही रख करके सोने का विधान बताया गया है, क्योंकि उससे हमारे मस्तिष्क की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वह जागृत होती हैं, और सुसुप्ति अवस्था में भी वह अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं। तो अगस्त्य ऋषि का दक्षिण दिशा से बहुत संबंध है, और दक्षिण दिशा के जो भी देश प्रदेश अपने पड़ते हैं, जो भी राज्य इत्यादि होते हैं, तो उन राज्यों में अगस्त्य ऋषि का बहुत सम्मान है। तो दक्षिण दिशा से इनका विशेष संबंध तो है ही। वैदिक ग्रंथों में एक अद्भुत प्रसंग है। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया। काल के असुरों ने समुद्र में छिपकर त्रिलोक को आतंकित कर रखा था। देवताओं ने अगस्त्य से सहायता मांगी। अगस्त्य ने समुद्र के सामने खड़े होकर उसे अपनी अंजलि में भर लिया और पी गए। सजलम सकलम प्रास्य महर्षिरमितद्युति तत्र स्थान समनुप्राप्य कालकेयान ससंहरत। असीम तेज वाले उन महर्षि ने संपूर्ण जल ग्रहण कर लिया और वहां छिपे हुए कालकेय असुरों को देखकर उनका संहार किया। महाभारत वन पर्व। आधुनिक विज्ञान में हम जानते हैं कि ओशन करंट्स पृथ्वी की क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं। एल नीनो, मॉनसून पैटर्न्स, टाइडल रिदम्स सब ओशन से जुड़े हैं, और ये सभी फिनोमेना समय के साथ चलते हैं। सीजनल टाइम, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। अगस्त्य का समुद्र प्राशन उस महाज्ञान का प्रतीक है जो ये जानता था, जो जल को नियंत्रित करता है वह काल को नियंत्रित करता है। महर्षि अगस्त्य की महानता केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। वे दक्षिण के स्वामी थे, दक्षिण के विजेता। परंपरा के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने तमिल भाषा के व्याकरण की नींव रखी। वे अगत्यार के नाम से तमिल साहित्य में पूजनीय हैं। तमिल का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम भी अगस्त्य परंपरा से जुड़ा माना जाता है। अगस्त्यो दक्षिणापते स्थापयामास ताम विद्याम यद्विद्या सा च सा भाषा तमिल भाषायाः प्रथमः। अगस्त्य ने दक्षिणापथ में उस विद्या को स्थापित किया जो विद्या ही भाषा बनी, तमिल भाषा की वो प्रथम नींव। ऋषि अगस्त जो है, उनकी उपस्थिति जो है ब्रह्मा के एक दिन या एक विशेष कल्प में मिलती है।
अब हम यदि काल गणना के हिसाब से हम उसको देखने की कोशिश करें तो ब्रह्मा का एक दिन जो है लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल के आसपास का होता है। तो अब 4 अरब 32 करोड़ साल के बीच में महर्षि अगस्त की एक निर्णायक उपस्थिति और सक्रियता रही है, जिसके कारण अगस्त्येश्वर महादेव की उपस्थिति हमें उज्जैन में मिलती है। महर्षि अगस्त हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें दक्षिण संगम के लिए भेजा गया है महादेव द्वारा। तो उन्होंने जो उनके साथ जो आख्यान मिलते हैं कि वो यहाँ से जब गए हैं दक्षिण की यात्रा के लिए, तो विंध्याचल जो है उन्होंने उनका राह रोकने की कोशिश की। तो जो आख्यान मिलता है कि उन्होंने उसे लांघा भी सही, और ये भी है कि विंध्याचल की जो कीर्ति है निरंतर उच्चतर और उच्चतर और उच्चतम पर्वत श्रृंखला के रूप में वो स्थापित हो रहा था। तो आख्यान कहता है कि सब हिमालय का जो गौरवपूर्ण स्थान है वो शायद कम हो जाता, इसलिए उनको एक तरह से फंसा कर या भ्रम में डालकर विंध्याचल को बढ़ने से रोकने के लिए महर्षि अगस्त के क्षमता का, सामर्थ्य का इस्तेमाल किया गया। वनवास के 14 वर्षों में एक प्रसंग ऐसा है जो अगस्त्य की महत्ता को और भी गहरा करता है। भगवान श्री राम जो स्वयं समय के एक अवतार हैं, मर्यादा के प्रतीक हैं, वनवास काल में महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य ने उन्हें जो दिया वह केवल अस्त्र नहीं था, वह एक कॉस्मिक ट्रांसमिशन था। सौवर्णम धनुरादाय दत्तम तेन महात्मना तूनो चाक्षय सायको खड्गम च कोश संयुतम। उस महात्मा ने श्री राम को सोने से सुसज्जित धनुष, अक्षय तूणीर, कभी न खाली होने वाले बाण भरे तरकश और स्वर्ण कोश सहित खड्ग प्रदान किया। अब हम एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। महर्षि अगस्त्य ने जो किया वो केवल बैटरी बनाना नहीं था, उन्होंने ऊर्जा के उस मूल सिद्धांत को समझा जो समय के साथ अटूट रूप से जुड़ा है। इस यात्रा के अंत में हम एक गहरे सत्य के सामने खड़े हैं। महर्षि अगस्त्य ने हमें सिखाया ऊर्जा और समय अलग नहीं है, हर ऊर्जा परिवर्तन समय में होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत बनती है एक प्रक्रिया में, एक समय में। पानी का विभाजन एक प्रक्रिया, एक समय। यहां तक कि मानव जीवन भी एक ऊर्जा परिवर्तन है समय के माध्यम से। भौतिक शास्त्र का सबसे बड़ा समीकरण आइंस्टीन का E बराबर mc की घात 2 कहता है। ऊर्जा और द्रव्यमान एक है और इसमें समय का आधार प्रकाश की गति निहित है। कालः पचति भूतानि कालः संहर्ते प्रजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुर्तिक्रमः। काल ही सभी भूतों को परिपक्व करता है, काल ही सभी प्राणियों को लीन करता है। जब सब सो जाते हैं तब भी काल जागता है। काल को पार करना वास्तव में कठिन है। एडिसन की प्रयोगशाला में जब बल्ब जला, उस रात एक ऋषि का स्वप्न पूरा हुआ। वह ऋषि 5000 वर्ष पहले काशी में बैठा था। उसने एक मिट्टी के पात्र में बिजली जलाई थी। काल ने उस प्रकाश को कभी बुझने नहीं दिया। जो ज्ञान है वह काल है और काल कभी समाप्त नहीं होता। गति और समय स्पष्ट रूप से दोनों एक साथ जुड़े हुए। एक कथा आती है, सतयुग में रेवांतक नाम के राजा थे और उनकी पुत्री का नाम रेवती था। पुत्री की लंबाई बहुत ज्यादा थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्रह्मा से ही जाके बात करते हैं कि भाई ब्रह्मा जी बताइए, इसके लिए आपने योगवर किसको बनाया है। तो वो अपनी पुत्री को लेके ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मगान चल रहा था, तो वो इंतजार करते रहे और जब ब्रह्मगान खत्म हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी बताइए मैं पुत्री का विवाह किससे करूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि पृथ्वी लोक पर वापस जाओ, जब तक आप जाओगे जब तक 2 युग बीत चुके होंगे। वहां पर द्वापर युग चल रहा होगा,
उस वहां भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से आप इसका विवाह करना। तो हम सभी को पता है कि बलराम से जिस कन्या का विवाह हुआ उसका नाम रेवती था। अब यहाँ हम देखें समय से गति का संबंध, तो राजा अपनी पुत्री को लेके गए, 2 लोग बीतने के बाद भी उनकी आयु में कोई संबंध नहीं हुआ। मतलब अगर गति की स्थिति में होती है तो समय स्थिर हो जाता है, एजिंग स्थिर हो जाती है। मतलब पृथ्वी पर तो 2 युग बीत गए, लेकिन वो गति की अवस्था में थे तो वहां पर उनका कोई शारीरिक प्रभाव नहीं पड़ा और 2 युग बीत जाने के बाद भी वो इसी स्थिति में वापस आए जिस स्थिति में गए थे और उन्होंने पुत्री का विवाह किया। तो ये केवल कल्पित कल्पना नहीं है, वर्तमान रिलेटिविटी थ्योरी का उच्चतम रूप इस कथा के माध्यम से हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। तो बहुत अच्छे प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय काल का जो चिंतन था, काल का जो गति का संबंध था, वो हमारे पूर्वजों को अच्छे प्रकार से ज्ञात था। अगले एपिसोड में वो ऋषि जिनसे देवता, असुर, नाग, पक्षी और समस्त जीव सृष्टि उत्पन्न हुई, जिनकी संतानें ब्रह्मांड चलाती हैं, जिन्होंने काशी को ज्ञान का प्रथम केंद्र बनाया, महर्षि कश्यप जिनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा और जिनकी प्रजापति दृष्टि आधुनिक जेनेटिक्स और बायोडायवर्सिटी के सिद्धांतों से मेल खाती है। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।